नमस्कार। एसएमई एक्सप्रेस में आज हम फोकस करेंगे एमएसएमई क्रेडिट डिलीवरी के तमाम पहलुओं पर। हम फॉर्मलाइजेशन से फाइनेंसिंग के बदलते गणित का जायजा लेंगे तो वहीं नई संभावनाओं के लिए समीकरणों को एनालाइज करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर HP कुमार, डायरेक्टर एक्सटर्नल अफेयर्स पावर टू एसएमई, फॉर्मर CMD NSIC, और साथ ही मौजूद हैं रमेश थर्मा जी, सीनियर एडवाइजर ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप गेम। आप दोनों का शुक्रिया, थैंक यू। शुरुआत करते हैं डॉक्टर कुमार के साथ। डॉक्टर कुमार, एमएसएमई फॉर्मल फाइनेंसिंग की जहां तक बात है, डिमांड सप्लाई में काफी गैप है। फॉर्मलाइजेशन का बढ़ता दायरा फाइनेंसिंग के लिए भी सकारात्मक है। ऐसे में डिजिटल और डेटा के इस दौर में आपको आगे की राह कैसी दिख रही है? एमएसएमई क्रेडिट में अभी भी काफ़ी गैप बना हुआ है। एक एस्टीमेट के अनुसार लगभग 25 से 30 लाख करोड़ रुपए का गैप है। हालांकि पिछले वर्षों में गवर्नमेंट की पॉजिटिव इनिशिएटिव्स की वजह से एमएसएमई सेक्टर को क्रेडिट फ्लो में इम्प्रूवमेंट हुई है, पर अभी भी लगभग 20% से कम एमएसएमईज फॉर्मल क्रेडिट सपोर्ट मिल रहा है उनको। तो इसमें गैप बहुत है और इसमें अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है। कुछ वर्षों से जो आपने जैसे बताया डिजिटलाइजेशन और फिनटेक का युग आया है, उससे एमएसएमई क्रेडिट फ्लो फास्टर हो रहा है और एफिशिएंसी इसमें इम्प्रूव हो रही है, डिसीजन मेकिंग फास्ट हो रही है। रमेश जी, एमएसएमई क्रेडिट डिलीवरी के नेक्स्ट फेज को आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं? एमएसएमई लोन्स के नजरिए से आप यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस यानी ULI प्लेटफॉर्म को कैसे रीड करते हैं? इट्स अ डिजिटल पब्लिक प्लेटफॉर्म है जो काफी कन्वीनियंट होगा। ये सब डेटा एक साथ आएगा और डिजिटल अप्राइजल्स के लिए काफी लाभदायक होगा। थिंग इज इट विल टेक टाइम एंड स्पेशली फॉर जो नए उद्यमी हैं उनके लिए तो अभी भी टाइम ऑल्टरनेट डेटा का अभी मुश्किल है मिलना। तो उस हिसाब से काफी चैलेंज है अभी क्रेडिट डिलीवरी में। फॉर एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत सारी सुविधा हो गई जैसे कुमार जी ने बताया, बट वो जो नए आ रहे हैं उनके लिए स्टिल वी हैव टू डिपेंड ऑन सो मेनी जो लेगेसी मेथड्स है उसमें डिपेंड होना पड़ता है। बट इसमें गवर्नमेंट लोग काफी काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यूपी गवर्नमेंट ने एक MUR स्कीम किया है, उसमें पूरा हैंड होल्डिंग है। मैंने ये देखा है, मैंने काफी ये स्मॉल जो सूक्ष्म उद्योग उनके साथ काम कर रहा हूं आजकल, और मैं ये देख रहा हूं कि उनको कैपेसिटी बिल्डिंग की काफी जरूरत है। तो कैपेसिटी बिल्डिंग, हैंड होल्डिंग, मेंटरिंग, ये पैसा है या पैसे से अधिक जरूरी है। तो इस मामले में आई थिंक काफी तरक्की हो रही है एंड मुझे लगता है बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट बन रहा है। डॉक्टर कुमार, इस कॉम्पिटिटिव दौर में आप ब्याज दरों की चाल को कैसे देख रहे हैं? हाल ही में रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की गई, इससे इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी को कितना सपोर्ट मिलेगा? देखिए, ये बड़ा सही समय पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंटरेस्ट रेट रिडक्शन किया है। रेपो रेट में जो 0.25% का रिडक्शन किया है, इससे ओवरऑल इकोनॉमी को फायदा होगा। हमारी कॉस्ट ऑफ क्रेडिट जो काफ़ी हाई चल रही थी और इंडस्ट्री को पर्टिकुलरली MSMEs को बड़ी दिक्कत हो रही थी, तो उससे कुछ रिलीफ होगा। हालांकि पूरा रिलीफ तो इससे नहीं होगा, 0.25% एक बिगिनिंग है। मेरे विचार से और अधिक इसमें रिडक्शन की जरूरत होगी, पर जितना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया है, एक बिगिनिंग की है, इट्स ए स्टार्ट। तो होपफुली दिस रिडक्शन प्रोसेस विल कंटिन्यू इन द टाइम टू। तो मेरे विचार से इसमें इंडस्ट्री को भी फायदा होगा और अल्टीमेटली चूंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम होती है इससे, तो हमारी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ भी बढ़ती है और हमें ग्लोबल कंपटीशन में भी एडवांटेज होता है। तो इंडस्ट्री को ग्लोबली कॉम्पीट करने में भी सुविधा होगी और उनकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। तो ओवरऑल इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ेंगे और इससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। रमेश जी, जहां तक बात म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम की है, इसके तहत प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट्स की खरीद के लिए 100 करोड़ तक के लोन्स कवर किए जाएंगे। इससे मैन्युफैक्चरिंग को कितनी मजबूती मिल सकती है? ये म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम जो NCGTC कर रहा है, इट्स ए वेरी गुड स्कीम। अभी क्या हो रहा है कि जो छोटे उद्योग हैं अप टू 20 करोड़ उनको क्रेडिट गारंटी मिल रहा है और काफी क्रेडिट गारंटी मिल रहा है। वैसे देखें तो क्यूमुलेटिव
1 करोड़ 16 लाख यूनिट्स को क्रेडिट गारंटी मिला है अब तक, और टोटल अमाउंट है 9.65 लाख करोड़ का मिला है। अभी भी क्रेडिट गारंटी में भी काफी अवेयरनेस चालू है एंड स्केल अप करने की कोशिश कर रहे हैं। इन द मीनवाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम लेकर आए हैं। इसमें क्या है कि बड़े बड़े उद्योग हैं जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं अप टू 100 lakhs, उनके लिए ये है। इसमें यह है कि प्रोजेक्ट्स अप टू 100 crores कैन बी गिवन, उसमें 5% अपफ्रंट फी देना पड़ेगा उनको जो कॉर्पस के तौर पर रहेगा, और क्रेडिट गारंटी 1.5% तक होगा ईयर ऑन ईयर, एंड अप टू 8 years उनको ये मिल सकता है। ये तो रिसेंटली लॉन्च हुआ है, बट हमने देखा ये क्रेडिट गारंटी स्कीम में हमेशा ऐसा होता है कि इनिशियली थोड़ा रिस्पांस कम रहता है, पीपल आर स्टडिंग करते रहते हैं कैसा है, क्या बेनिफिट है, क्योंकि ये जो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट मशीनरी लेंगे वो बड़े यूनिट होंगे, उनके पास और भी तरीका होता है क्रेडिट एनहांसमेंट का। तो ये मुझे लगता है ये थोड़ा टाइम लगेगा, एटलीस्ट 1-1.5 साल लगेगा जब तक हम पता कर सकते हैं कि कितने जन ले लिया, कितना जन को यूनिट क्या। बट ऑन द होल ये बहुत बढ़िया स्कीम है जो यूनिट ग्रोथ ओरिएंटेड है और जिसके पास कोलैटरल नहीं है और उसको मशीनरी चाहिए, एंड जो बैलेंसिंग मशीनरी चाहिए, जो ग्रोथ के लिए चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, ये बढ़िया स्कीम है। रमेश जी, जैसे ग्लोबल सप्लाई चेन्स रीअलाइन हो रही हैं, तो म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम के जरिए मैन्युफैक्चरिंग को बल देने की कोशिश है, पर क्या इसका मेन फोकस मीडियम एंटरप्राइजेस पर होगा? मीडियम ही होगा, स्मॉल भी आ सकते हैं। आजकल डेफिनेशन ऑफ स्मॉल का भी काफी बड़ा हो गया है, बढ़ गया है वैसे, तो स्मॉल भी आ सकते हैं, स्मॉल और मीडियम दोनों आ सकते हैं। डॉक्टर कुमार, म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम पर आपकी क्या राय है? 100 करोड़ की गारंटी, म्यूचुअल गारंटी का फायदा स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए बहुत कम लोगों को मिल पाएगा, क्योंकि इतने बड़े प्रोजेक्ट बहुत ही कम संख्या में लोग इसका फायदा लेंगे। इतने बड़े प्रोजेक्ट होने चाहिए ना, एक्चुअली 100 करोड़ प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट। तो एक तो ये, दूसरा इसमें गारंटी जो है वो केवल 60% ऑफ द आउटस्टैंडिंग या लोन दी जा रही है। तो मेरे विचार से इसको थोड़ा सा और लिबरल करना चाहिए 60% को। तो और शुरू में जो 5% जो अपफ्रंट जमा करना है, तो 100 करोड़ की गारंटी के लिए 5 करोड़ आपको पहले ही एडवांस में जमा करना है। तो ये भी एक बड़ा प्रोहिबिटिव प्रोविजन है जिसको थोड़ा रिलैक्स करने की जरूरत है। इसका अगर फायदा हमें एसएमईज को मिलना चाहिए। डॉक्टर कुमार, आरबीआई की तरफ से फोरक्लोजर चार्जेस या यूं कहें कि प्री पेमेंट पेनल्टीज को फ्लोटिंग रेट लोन्स पर हटाने का प्रस्ताव है। एमएससी बोरोवर्स के लिए ये एग्रीगेट सैंक्शन लिमिट 7.5 करोड़ तक प्रति बोरोवर होगी। ये कदम कितना अहम है? ये एक बहुत अच्छा कदम है, ये बहुत लॉन्ग अवेटेड था। एक्चुअली जो एमएसएमईज या इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज या इवन कंज्यूमर्स भी जो इसको प्रीपे करना चाहते थे, उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती थी, और उसमें अपना पैसा वो वापस करना चाहते हैं, लोन को वापस करना चाहते हैं, तो उनको ये सुविधा होनी चाहिए। उसके लिए भी पेनल्टी लगाई जाती थी, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि बैंक पेनल्टी क्यों लगाते थे, क्योंकि उनकी अपनी एसेट लायबिलिटी जो मैचिंग है वो डिस्टर्ब होती है, उनका कैश फ्लो डिस्टर्ब होता है। पर इतने बड़ी वॉल्यूम्स हैं उनके, तो वो अपने थोड़े बहुत प्रोविजन इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। पर ओवरऑल कंज्यूमर्स को, एमएसएमईज को, इंडस्ट्रीज को, जो बोरोवर्स हैं, उनको इससे काफ़ी लाभ होगा। एक्चुअली फ्लेक्सिबल रहेगा उनके लिए कि हम दूसरी जगह से भी लोन को रिप्लेस भी कर सकते हैं, और अगर कहीं से कॉम्पिटिटिव दरों पर उपलब्ध है तो वहाँ से लेके उसको पुराने हाई कॉस्ट डेट को हम एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो मेरे विचार से ये एक बहुत अच्छा कदम है। डॉक्टर कुमार, इसके तहत जो 7.5 करोड़ तक प्रति बोरोवर की लिमिट तय की गई है, इस पर आपका क्या नजरिया है? एक्चुअली 7.5 करोड़ की लिमिट का कोई लॉजिक कोई दिया नहीं है, कोई रीजन नहीं दिया है उसमें गाइडलाइंस में जो इशू की हैं। 7.5 करोड़ की लिमिट क्यों रखनी चाहिए? अगर आप कंसेप्चुअली, लॉजिकली आप ये समझते हैं कि प्री पेमेंट चार्जेस और फोरक्लोजर चार्जेस एक प्रोहिबिटिव प्रोविजन था और उसको हटाना चाहिए, तो फिर 7.5 करोड़ के नीचे वालों को क्यों और 7.5 करोड़ के ऊपर वालों को क्यों नहीं? तो ये वैलिड पॉइंट है आपका, और मुझे लगता है कि शायद लार्जर एक्सपोजर जो है 7.5 से ऊपर का, उसमें बैंकों को प्रॉब्ली अपने कैश फ्लो मीट करने में और मैनेज करने में दिक्कत ना हो, इस वजह से शायद ये प्रोविजन अभी रखा गया होगा।
हो सकता है आने वाले समय में इसको रिकंसिडर किया जाए। पर 7.5 करोड़ के अंदर जो है वो मुझे लगता है कि 90% बोरोवर्स कवर हो जाएंगे, तो मेजॉरिटी कवर हो जाएंगे। और 7.5 से ऊपर के जो बोरोवर हैं वो प्रॉब्ली प्लान करेंगे अकॉर्डिंगली कि हम पहले से ही इसको ऐसे रखें कि हमें ज़रूरत ना पड़े शिफ्ट करने की या चेंज करने की, और अपनी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को वो लेवरेज कर लेंगे अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट में। रमेश जी, एमएसएमई मिनिस्ट्री के नोटिफिकेशन के तहत सभी कंपनीज जो कंपनीज एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर्ड हैं और जिनकी टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा है, साथ ही सभी सीपीएसईज को ट्रेड्स पर ऑनबोर्ड करने के लिए कहा गया है। आपको लगता है कि ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग का दायरा बढ़ने से एमएसएमईज के लिए यह काफी सकारात्मक होगा? ये सही है। गवर्नमेंट काफी स्टेप्स ले रही है। पहले 500 करोड़ तक किया था, अभी 250 करोड़ तक किया है। इसमें क्या होता, इसमें ऐसा है कि नाउ पहले रजिस्ट्रेशन तो होते थे मगर डिस्काउंटिंग नहीं होता था, और डिस्काउंटिंग ना हो तो कुछ फायदा नहीं है, रजिस्ट्रेशन करके फायदा नहीं है। बट अभी गवर्नमेंट इंश्योर कर रही है कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस डिस्काउंट भी करें, क्योंकि वो डाटा मांग रही है। नाउ अभी तो फिलहाल पहले तो 1 साल का आउटस्टैंडिंग कितना पेमेंट है, कितना डिले एनुअल रिपोर्ट में आता था, अभी 6 मंथ्स के लिए गए हैं। मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता वो क्वार्टरली भी जाएंगे, सो इट विल रियली टेक केयर ऑफ इट एंड एमएसएमईज को काफी बेनिफिट होगा। और मैंने देखा है कि जो भी ट्रेड्स पे शुरू करता है, अल्टीमेटली जो परचेजर है उसको भी काफी फायदे दिखते हैं, बिकॉज वो ज्यादा पीरियड भी ले सकता है। अभी सब जो 45 डेज पीरियड है नॉर्मल अंडर दी प्रॉम्प्ट पेमेंट एक्ट, डिलेड पेमेंट एक्ट, बट उसको ज्यादा क्रेडिट चाहिए अगर परचेजर को, तो ट्रेड्स पे ज्यादा भी ले सकता है विदाउट हैविंग प्रॉब्लम, कैश फ्लो प्रॉब्लम टू दी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। मेरे को लगता है slowly this whole thing is going to be accepted by the ecosystem. रमेश जी, सेक्शन 43BH से कमर्शियल ट्रांजैक्शंस में डिसिप्लिन लाने पर जोर है, तो वहीं एमएसएमई फॉर्म 1 से हाफ ईयरली रिटर्न के जरिए भी एमएसएमईज को सपोर्ट करने की कोशिश है। आपकी क्या राय है? अल्टीमेटली मेरे को लगता है कॉर्पोरेट्स को भी उनके पास सिस्टम तो सब है, तो गवर्नमेंट तो क्वार्टरली मांगेगी, डेटा तो भी दे देंगे, एंड इट विल हेल्प द एमएसएमईज एंड द कॉर्पोरेट्स इन हेल्थी बिजनेस करने के लिए काफी लाभदायक होगा। डॉक्टर कुमार, डिलेड पेमेंट्स के मोर्चे पर कई कदम उठाए गए हैं। आपको इंडस्ट्री से क्या फीडबैक मिल रहा है? क्या पेमेंट साइकिल में सुधार हो रहा है? देखिए, जो फीडबैक है जो इंडस्ट्री से मिल रही है उसके हिसाब से बहुत अवेयरनेस क्रिएट हो गई है। 45 डेज का प्रोविजन आज सारे एमएसएमईज को, सारे बायर्स को पता है, और जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए हैं रिपोर्टिंग के, क्वार्टरली रिपोर्टिंग, इससे भी बहुत फर्क पड़ा है। तो एक माहौल ऐसा बन गया है अब कि अब डिले करना जो है वो सबको पता है कि ये भारी पड़ेगा, मुश्किल होगा। तो इसकी वजह से एक ऑलराउंड इम्प्रूवमेंट है पेमेंट साइकिल में फ्रॉम द बायर्स। अभी बायर्स जो हैं वो इतनी आसानी से डिले नहीं कर सकते अनलेस कि वो ऐसा मैकेनिज्म तैयार कर लें सेलर के साथ कि वो रिपोर्टिंग में ना आए, या वो एमएसएमई जैसे बता रहे थे कि वो कुछ कह रहे हैं कि आप एमएसएमई का टैग हटा दीजिए। तो ये छोटे मोटे छुटपुट ऐसे एक्शंस हो रहे हैं, पर बाय एंड लार्ज जो अवेयरनेस हुई है, जो लीगल प्रोविजंस दिए गए हैं, जो रिपोर्टिंग मैकेनिज्म गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया है, उसकी वजह से ओवरऑल सिनेरियो में इंप्रूवमेंट हुई है। डॉक्टर कुमार, तो लार्ज कंपनीज के ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर ऑन बोर्ड होने से क्या सप्लाई चेन और कॉम्पिटिटिव बनेंगी? साथ ही क्या एमएसएमईज नए अवसरों को बनाने के लिए कदम बढ़ा पाएंगे? आपकी राय? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। ट्रेड्स अभी तक एक्चुअली पूरी तरह से लोगों ने इम्प्लीमेंट नहीं किया था, और ट्रेड्स जो है वो स्लो पेस से चला। हालांकि ट्रेड्स बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और जैसे आपने कहा कि इससे लिक्विडिटी की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है। अगर आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल इम्प्रूव हो जाए और आपके रियलाइजेशन इम्प्रूव हो जाए, तो नेचुरली आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी और आपकी जो टर्नओवर है या जो रेवेन्यूज़ हैं वो इम्प्रूव होंगे। तो अब ट्रेड्स में चूंकि गवर्नमेंट ने 250 करोड़ कर दी है उसकी लिमिट 500 करोड़ से, और मैंडेटरी कर दिया है सभी कंपनीज के लिए 250 करोड़ टर्नओवर जो हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो पाएगा अब। हालांकि अभी तक मैंने बताया ना कि बड़ा स्लो पेस इम्प्लीमेंटेशन का रहा, और उम्मीद है कि अब चूंकि एक तो अवेयरनेस भी बढ़ी है, दूसरा
बहुत अधिक कंपनीज अब आएंगी इसके ऊपर। एक्सेप्टेंस के ऊपर कोई भी बायर्स की एक्सेप्टेंस बिल्स के ऊपर हो, इसके लिए कोई भी मैंडेट नहीं है। मतलब ये रजिस्ट्रेशन कराना एक पूरी प्रोसेस का पूरा काम नहीं होता। इससे आप रजिस्ट्रेशन करा लें और एक्सेप्टेंस ना दें, बायर्स अगर बिल की एक्सेप्टेंस नहीं देगा तो ट्रेड्स पे डिस्काउंट कौन करेगा? तो इसको भी थोड़ा सा प्रोविजंस कुछ ला के इसको भी स्मूथ करने की आवश्यकता है। और जैसे कि डीम्ड एक्सेप्टेंस का एक प्रोविजन हम लोगों ने रिकमेंड किया था, आने वाले समय में इसके इम्प्लीमेंटेशन में तेजी आएगी। तो ट्रेड्स पर ऑनबोर्डिंग के साथ ट्रांजैक्शन होने से बनेगी बात, साथ ही आप डीम्ड एक्सेप्टेंस का भी जिक्र कर रहे हैं। इसी नोट पर एसएमई एक्सप्रेस में हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद स्ट्रेस पीरियड में उद्यमी कैसे कदम बढ़ाएं, साथ ही बात होगी कैपेसिटी बिल्डिंग की। हम जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एचपी कुमार और रमेश धर्मा जी। आज बात एमएसएमई क्रेडिट की। रमेश जी, डिलेड पेमेंट्स पर गेम की रिपोर्ट में 10.7 लाख करोड़ का जिक्र किया गया था। इस बैकड्रॉप में स्ट्रेस पीरियड के दौरान एमएसएमईज को सपोर्ट करने के लिए कई मेजर्स की बात कही गई है। आपका क्या आकलन है और क्या कोई सुझाव भी आप देना चाहेंगे? जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं, इट इज गोइंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन और द ओवरऑल डिलेड पेमेंट जो ड्यू टू द एमएसएमई सेक्टर है वो कम हो रहा है। नाउ कमिंग टू द स्ट्रेस, नो ये स्ट्रेस तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इनफैक्ट ये एनपीए का जो 90 डेज है और ये एसएमई 1 एसएमई 0 1 2 3 है, ये बैंकर्स देखते हैं। ये स्ट्रेस आरबीआई ने बताया है, राइट फ्रॉम 8-10 साल से बता रहे हैं कि जब स्ट्रेस होगा तो आप उनको और दबाव मत डालिए। यू ट्राई टू रिहैबिलिटेट इट, गिव देम मोर एक्सपोजर, मोर फंडिंग, बैलेंसिंग इक्विपमेंट, ट्राई टू हेल्प देम। तो दैट इज वन थिंग एज फार एज द बैंकर्स आर सेइंग। बट मेरा ये कहना है कि मैं पर्सनल मैसेज टू द एमएसएमईज इज, अगर आपको स्ट्रेस हो गया, आपको पता चला कि आपके कैश फ्लो नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, यू शुड इमीडिएटली बैंक के पास जाना चाहिए और उनको बताना चाहिए। क्योंकि काफी जन क्या करते हैं, चलते ही नहीं है, फोन ही नहीं उठाते और बाद में जब प्रॉब्लम हो जाता है, एनपीए क्लासिफाई हो जाता है, तब जाते हैं। तो ये कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है, ये फाइनेंशियल लिटरेसी की जरूरत है, ये एमएसएमई एंटरप्रेन्योर्स को कि आपको हो सकता है, कोई भी बिजनेस में हो सकता है, साइकिल तो अप एंड डाउन हो ही सकता है। एंड बैंकर्स भी जानते हैं, आरबीआई भी जानता है, गवर्नमेंट भी जानती है। बट ये थोड़ा म्यूचुअल कोऑपरेशन, म्यूचुअल एक्सेप्टेंस के लिए कम्युनिकेशंस होना चाहिए बैंकर और एमएसएमई के बीच में। आइए अब फाइनल कमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर कुमार, हमने हाल ही में एक्रियर के सर्वे पर सेशन किया। इसमें 12 स्टेट्स और 24 सिटीज को शामिल किया गया। इसमें बताया गया कि एमएसएमई स्कीम्स को लेकर जागरूकता की कमी है, जिसका सीधा असर अवेल करने पर पड़ता है। ऐसे में अवेयरनेस के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट स्तर पर कैपेसिटी बिल्डिंग कितना जरूरी है? आपने बिल्कुल सही कहा कि कैपेसिटी बिल्डिंग से पहले अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली स्कीम्स के बारे में और बैंकों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं क्रेडिट के लिए, क्या उनका अप्रेजल मैकेनिज्म है, इस तरह से उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, इस सब के बारे में जानकारी भी नहीं है। तो कैपेसिटी बिल्डिंग की बहुत आवश्यकता है दोनों तरफ से, बैंकर्स को भी, लेंडर्स को भी और बोरोवर्स को भी, जो एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। एप्लीकेंट्स को ये जानना ज़रूरी है कि बैंकर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि क्रेडिट के लिए नेचुरली उनको अपनी इंफॉर्मेशन और नॉलेज जो प्रोफाइलिंग है वो तो करनी पड़ेगी पूरी। तो एक तो उनके लेवल पे बहुत ज़रूरी है, दूसरा बैंकर्स के लेवल पे जो लेंडर्स हैं उनके लेवल पे भी बहुत कमी है नॉलेज की। परंतु बैंकों की तरफ से मुझे लगता है कि जब तक एक पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम नहीं होगा, ये क्रेडिट जो है इसका स्प्रेड बहुत तेज़ी से नहीं होगा। तो बैंकों को बहुत अधिक ज़रूरत है कैपेसिटी बिल्डिंग की, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, खासतौर से ब्रांचेस लेवल पे स्पेशल प्रोग्राम्स करने की ज़रूरत है उनके लिए। और अब तो क्रेडिट गारंटी अवेलेबल है तो उसका रिस्क भी बहुत कम है एक्चुअली, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से अब क्रेडिट गारंटी ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर के लिए, एमएसएमई में तो हर एक टाइप के बोरोवर के लिए अवेलेबल है। अब तो 20 करोड़ तक कर दी गई है और मेरे हिसाब से 80-90% बोरोवर्स तो उसके अंदर ही आ जाते हैं।
तो आप क्रेडिट गारंटी अवेलेबल है। आप डॉक्यूमेंटेशन की जहाँ तक बात करते हैं तो डिजिटाइज्ड मेथड को यूज़ करना चाहिए, डिस्क्रिशन कम से कम होनी चाहिए, और स्पीड एफिशिएंसी बहुत ज़रूरी है। बोरोवर्स को, एप्लीकेंट्स को ये पता नहीं है कि कहाँ से कैसे वो लोन को लें और उसके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन करें, तो उनको भी जानकारी देने की ज़रूरत है। इसके लिए कुछ डिजिटल सिस्टम से हर एक बैंक को चाहिए कि वो इसका एक मैकेनिज्म तैयार करे। रमेश जी, चलते हुए आप एमएसएमईज को फाइनेंशियल डिसिप्लिन की अहमियत पर राय दे सकें। बैंकर्स बैठे हैं लोन देने के लिए, तो जैसे प्रभु कुमार जी ने बताया, आप अपना डॉक्यूमेंटेशन ठीक करिए, मार्केट ठीक करिए और जाइए तो लोन मिल जाएगा। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें यह है कि क्रेडिट डिसिप्लिन होना चाहिए, क्योंकि आजकल सिविल है, क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल्स हैं, उसमें पता चल जाएगा आपने क्या। सो एम्फसिस ऑन टाइमली पेमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें हम वी शुड बैंकर्स को, इनफैक्ट मेरे को लगता है ब्रांच में सब बैंकर्स को ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी है उसमें एक तो एकदम ये बताना चाहिए कि लोन लेते हैं तो आप टाइमली पेमेंट करना है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन पेमेंट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसा होता है, और प्रोएक्टिव अकाउंट मैनेजमेंट। सो ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है, एंड ये मैसेज जाना चाहिए कि आप कहीं नहीं जा सकते। अगर एक बार आपको एनपीए क्लासिफाई हो गया तो आपको आगे कहीं लोन नहीं मिलेगा और बहुत मुश्किल है लोन मिलने के लिए। इसी नोट पर हम आप दोनों का शुक्रिया करना चाहेंगे। एसएमई एक्सप्रेस में अभी के लिए इतना ही। डॉक्टर एचपी कुमार, डायरेक्टर पावर टू एसएमई, और रमेश थर्मा जी, सीनियर एडवाइजर गेम, थैंक यू। अगले सेशन में मुलाकात होगी नई थीम के साथ। फिलहाल नमस्कार।